जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। गाइस, आज हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की खूबसूरती, कल्चर और ट्रेडिशंस का जश्न मनाता है ये फेस्टिवल। इस साल ये अपने 25 साल पूरे कर रहा है। और इस टॉपिक में हम इस फेस्टिवल की हिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंस और कुछ करंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्यों कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स? तो ये फेस्टिवल नागालैंड की कल्चरल डाइवर्सिटी और हेरिटेज का एक वाइब्रेंट शोकेस है, जो हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होता है। 2024 का स्पेशल एडिशन। इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल को पूरे 25 साल हो चुके हैं सेलिब्रेट करते हुए। और इसमें एक नई थीम पर फोकस किया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को बधाई दी और नागालैंड के लोगों की एनवायरमेंटल कमिटमेंट की तारीफ की। और गाइज, शुरू हुआ था ये फेस्टिवल सन 2000 में और इसका नाम हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर पड़ा, जो नागास की ब्यूटी और ग्रेस का प्रतीक है। और ये फेस्टिवल गाइज नागालैंड की स्टेटहुड डे 1 दिसंबर 1963 के साथ कोइंसाइड करता है। और नागालैंड के अंदर 17 मेजर ट्राइब्स और उनकी सब ट्राइब्स हैं। इनको ये फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। ट्रेडिशंस, डांसेस, म्यूजिक का जश्न यहां पर जो है वो मनाया जाता है। ट्राइब्स अपने सेरिमोनियल डांसेस, वॉर क्राइज, ट्राइबल लेजेंड्स को री इनैक्ट करते हैं। यानी कि वैसे ही, यानी कि जो कई स्टोरीज वगैरह जो होती हैं ट्राइबल्स की, राइट, तो उसको दोबारा से जो है वो दर्शाते हैं पब्लिक के सामने। इन स्टोरीज में थीम जो होती है वो लव की होती है, हार्वेस्टिंग की होती है, हिस्टोरिकल विक्ट्रीज की होती है। परफॉर्मर्स और वॉरियर्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जो हॉर्नबिल फेदर्स, बोर टस्क, यानी कि हॉर्नबिल चिड़िया उसके फेदर्स होते हैं, और जो सुअर जो होता है उसके सींग वगैरह जो है वो रहते हैं, राइट। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, जंगली सुअर वगैरह की जो सींग वगैरह होती है ना, और कलरफुल ड्रेसेस वगैरह इनकी होती हैं। और ये फेस्टिवल गाइज हर साल 1.5 लाख टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल विजिटर्स। लोकल आर्टिशियंस को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है इस फेस्टिवल के कारण। और गाइस, हॉर्नबिल बर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है। नागालैंड के लोग इस बर्ड को कल्चरली जो है वो रिवर करते हैं, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स को हाईलाइट करता है। यानी कि ये नागालैंड के लोग इस चिड़िया को बचाने के प्रयास करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू। और नागालैंड की बात करें गाइस, तो ये एक अनोखी विरासत है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जैव विविधता है, राइट। नागालैंड की जो स्टेट बर्ड है वो है बिल्स ट्रैगोपेन। वहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है मिथुन। मिथुन एक फूड एनिमल है गाइस, जो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपको नागा ट्री टोमेटोज देखने को मिल जाएंगे, नागा ककम्बर और नागा मिर्च भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की स्पाइसेस्ट चिली है, यानी कि बहुत तीखी चिली। और इस साल का फेस्टिवल सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा है। ये कल्चरल प्रिजर्वेशन और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो गाइज, हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेगेसी है जो हमें नेचर और कल्चर के बीच का कनेक्शन समझाती है। ये फेस्टिवल हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हुए एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, इतना मैंने आपको बता ही दिया, तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कि इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल क्यों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स पर लिख कर देना। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे ही दिया है आपको, राइट।
मतलब बिटवीन द टॉपिक एक्सप्लेनेशन के दौरान। अब देखते हैं किसने उस चीज को कैच किया अच्छे से। तो कमेंट बॉक्स पर इसके बारे में लिखकर बताइए। गाइज अब हम बात करेंगे एक ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर माउंटेन चेन है, 90 ईस्ट रिज। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन अर्थ साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं 90 ईस्ट रिज होता क्या है। गाइज ये एक एसिमिक अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जो इंडियन ओशियन में 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका नाम जो पड़ा है कि ये 90 रिज है, वो बेसिकली पड़ा है इसकी मेरिडियन पे। धरती पे जो मेरिडियन जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि लाइंस होती हैं, तो ये 90 वाले मेरिडियन पर है इसकी पोजीशन, इसलिए इसका नाम जो है वो रखा गया है 90 ईस्ट रिज। ये 90 ईस्ट मेरिडियन पे है, राइट। और ये बे ऑफ बंगाल से शुरू होकर साउथ ईस्ट इंडियन रिज तक जाता है। इंडियन ओशियन को वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शन में ये डिवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे नई रिसर्च गाइस जो नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई है, यह बताती है कि 90 ईस्ट रिज एक मूविंग वॉल्केनिक हॉटस्पॉट से बना है, स्टेशनरी हॉटस्पॉट से नहीं। यह मूवमेंट हुआ था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के 83 से 43 मिलियन ईयर्स के मतलब पहले के बीच, मतलब उस टाइम पीरियड में हुआ था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसका मूवमेंट शुरू हुआ था ना, तब उस समय ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट से जो है वो तैयार हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन से ये रिज जो है वो तैयार हुई। तो ये रिज बना है केरगुलियन हॉटस्पॉट के मूवमेंट की वजह से। नदर्न पार्ट में आपको मैसिव वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे और सदर्न पार्ट में टॉल और कंटिन्यूअस सेक्शन है। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट्स के बारे में। ये क्या है हॉटस्पॉट्स? मैंने आपको बोल तो दिया कि भाई ये बेसिकली हॉटस्पॉट के मूवमेंट के कारण बना है, या वॉल्केनिक हॉटस्पॉट एक मूविंग वॉल्केनिक हॉटस्पॉट था उससे बना है। तो क्या है यार ये हॉटस्पॉट? तो गाइज ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहां मॉल्टन रॉक्स का प्ल्यूम अर्थ के मेंटल से राइज करता है और वॉल्केनिक फीचर बनाता है। मतलब सिंपल शब्दों में जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा आप उसको हॉटस्पॉट्स कहोगे। एग्जाम्पल हवाईयन आइलैंड, वहां यंगेस्ट और एक्टिव वॉल्केनो अभी भी हॉटस्पॉट के ऊपर है, समझ रहे हो? यानी कि उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वॉल्केनो बन रहा है। अब देखो नई डिस्कवरी जैसे केरगुलियन हॉटस्पॉट हमें बताती है कि हॉटस्पॉट्स स्टैटिक नहीं है, यानी कि एक जगह पे नहीं है, ये डायनेमिक होते हैं, मूविंग होते हैं। ये डिस्कवरी अब हमें टेक्टोनिक मॉडल्स को और बेहतर करने में मदद करेगी। अब समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस नेचुरल डिजास्टर के लिए। गाइज हॉटस्पॉट की डायनेमिक अर्थक्वेक प्रोन रीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। मतलब इसको देखकर आप समझ सकते हो कि यहां पर अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं। ये सुनामी जैसे हजार्ड्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने में काम आती हैं। और गाइज ये रिसर्च हमें अर्थ के टेक्टोनिक इवोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को समझने का एक नया एंगल देती हैं। और ये सब जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास मतलब आपके लिए अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपी पीसीएस के लिए और सभी स्टेट पीसीएस के लिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप कोर्सेज जो है वो लेकर क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है A to Z। अब सुनो, 90 ईस्ट रिज सिर्फ एक अंडर वाटर चेन नहीं, एक मूविंग हॉटस्पॉट का टेस्टिमनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आपको यहां पर 90 ईस्ट रिज की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स पर कि क्या है इसकी लोकेशन। और मैंने इससे रिलेटेड जो आपको फैक्ट्स बताए वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है 90 ईस्ट रिज से रिलेटेड। प्लस इसके अलावा आपको एक और चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि अब हॉटस्पॉट जो है ये रिसर्च के थ्रू पता लगेगा कि ये मूविंग होता है, राइट। और हॉटस्पॉट क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इतनी चीजें दिमाग में रखिए। अब गाइज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की
जो पोटेंशियल तो बहुत रखता है पर उसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है। हम बात कर रहे हैं सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की। और एक बार सोचिए, अगर साउथ एशिया एक इंटीग्रेटेड रीजन होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। हम बात करेंगे सार्क की हिस्ट्री, उसका सिग्निफिकेंस, उसके चैलेंजेस के बारे में। और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सार्क का फाउंडेशन हुआ था 1985 में। इसमें 8 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था साउथ एशिया में शांति, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन क्या आपको पता है, ये दुनिया के लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन में से एक है। इसका मतलब यहां की कंट्रीज आपस में उतना ट्रेड या कॉपरेशन नहीं करती जितना कर सकती हैं, राइट। यानी कि जितना उनका पोटेंशियल है उतना ही आपस में ट्रेड नहीं करते हैं। इमेजिन करिए, यहां का जीडीपी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर है, लेकिन इंट्रा रीजनल ट्रेड यानी कि आपस में कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ये सिर्फ 5% है। कंपेयर टू आसियान के अंदर 25% ट्रेड होता है आपस में कंट्रीज के बीच में, यूरोपियन यूनियन में 65% ट्रेड होता है। बट यहां पर सार्क के जो मेंबर्स हैं वो आपस में ट्रेड नहीं कर रहे, उनका ट्रेड 5% है। तो ये इशू है। तो अगर सार्क प्रॉपरली फंक्शन करे तो ये इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर हो सकता है। साउथ एशिया के पास गाइस दुनिया की 21% पॉपुलेशन है। अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इमेजिन करिए कितनी जॉब्स और ग्रोथ जनरेट हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, हेल्थ क्राइसिस जैसे इश्यूज के लिए कलेक्टिव एक्शंस लेना जरूरी है। जैसे कोविड के टाइम सार्क का इमरजेंसी फंड बना था, वैसे और इनिशिएटिव्स होने चाहिए। देखो, सार्क को अपने डेवलपमेंट का कंट्रोल अगर उसके पास रखना है तो उनको जो है वो एक्सटर्नल यानी कि चाइना पर स्पेशली फोकस किया गया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना होगा। और इंडिया का रोल सार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 3 सार्क समिट होस्ट की हैं और साउथ एशियन सैटेलाइट जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट कोलैबोरेशन भी इंडिया की कमिटमेंट दिखाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया को एक बिग ब्रदर के रूप में देखा जाता है जो छोटी कंट्रीज के लिए ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशंस ने सार्क को काफी प्रॉब्लम्स दी हैं। अब गाइस चैलेंजेस की बात करें तो सार्क को कुछ बड़े ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं। पहला, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और मेंबर कंट्रीज की गवर्नेंस इश्यूज ने सार्क के इनिशिएटिव्स को इंपैक्ट किया है। एग्रीमेंट्स तो बन गए हैं जैसे साफ्टा, लेकिन उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। चाइना का प्रेजेंस जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और हम्बनतोता पोर्ट के प्रोजेक्ट्स ने सार्क के डायनेमिक्स को काफी कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो सार्क को रिवाइव करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, साफ्टा और SATIS को ऑपरेशनलाइज करना होगा, यानी कि इनके प्रोजेक्ट्स को, इनके इनिशिएटिव्स को, और सार्क डेवलपमेंट फंड को और एक्सपेंड करना पड़ेगा। यूनानिमिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग की जगह वेटेड वोटिंग सिस्टम लाना होगा कि भाई सबका अपना वोट हो। बिम्स्टेक और BBIN जैसे प्लेटफॉर्म को सार्क के गोल के साथ अलाइन करना होगा। कल्चरल एक्सचेंजेस, स्कॉलरशिप्स और साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को एम्पावर कर सकते हैं, तो उस पर काम करना होगा। तो अगर साउथ एशिया इंटीग्रेटेड होता है यानी कि आपस में ट्रेड बढ़ाता है तो हम एक स्ट्रॉन्गर और प्रॉस्परस रीजन बन सकते हैं। सार्क का रिवाइवल सिर्फ गवर्नेंस का नहीं, हम मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छा टॉपिक था गाइज। इस प्रकार के टॉपिक अक्सर सिविल सर्विसेज में आते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस के साथ साथ आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व और बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करेंगे और आसान और सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व गाइस होते क्या है ये? तो ये एक देश के पास रखी गई फॉरेन करेंसीज एसेट होते हैं
जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में काम आती है। मतलब एक देश के पास क्या रखी है? फॉरेन करेंसी रखी है। ये रिजर्व क्राइसिस के समय में बफर की तरह काम करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड इम्बैलेंस से निपटने के लिए, एक्सटर्नल डेट रीपे करने के लिए, यानी कि बाहर की कंट्री से कर्जा लिया है तो उस पैसे का इस्तेमाल करके हम कर्जा चुका सकते हैं। 29 नवंबर 2024 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 658.09 बिलियन तक पहुंच गए। पहले 704.89 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई देखने को मिला, पर अब रिजर्व में गिरावट देखने को मिल रही है और आरबीआई ने इसे बैलेंस करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। अब सुनो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के। पहला जो है वो है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब हमारे इंपोर्ट का बिल एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। 2023-24 में हमारे इंपोर्ट 683.55 बिलियन यूएस डॉलर थे और एक्सपोर्ट 441.48 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। इससे 242.07 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बना। तो इसको बोलते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, राइट। तो इसके कारण जो है वो क्या हुआ, ये कम हुआ हमारा फॉरेक्स रिजर्व। जो अभी हमने देखा ना कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व क्यों कम हुआ, उसकी एक वजह ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा, सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ 60.96 बिलियन यूएस डॉलर 2011-12 में थी, उससे ये 142.07 बिलियन यूएस डॉलर हो गई 2023-24 में। जो हमारे जो एनआरआई भाई बहन होते हैं ना, इनकी वजह से 106.63 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस हमें मिला है, जो फॉरेक्स रिजर्व को बूस्ट करता है। तो एक तरफ हमने देखा कि भाई ट्रेड डेफिसिट के कारण फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट्स यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के कारण और रेमिटेंसेस के कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, मतलब बैलेंस सिचुएशन आई। अब एक है कैपिटल अकाउंट फ्लो, एफडीआई और एफपीआई का कंपैरिजन। स्टेबल कैपिटल चाहिए तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर 2023-24 में यह सिर्फ 26.47 बिलियन यूएस डॉलर थी। लेकिन एफपीआई जो स्टेबल नहीं होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो शेयर मार्केट की तरह जो है वो काम करते हैं, ये 44.08 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसने हमारे फॉरेन रिजर्व को या फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा दिया। तो कम ऑन, आपको ये चीज समझ में आई कि क्यों, मतलब क्या कारण होते हैं जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं घटते हैं। तो एफडीआई, एफपीआई, रेमिटेंसेस, सर्विस एक्सपोर्ट, राइट, ट्रेड सरप्लस, ये बढ़ गए। ट्रेड डेफिसिट मतलब घटा, समझ रहे। अब सुनो, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं। अब बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाया गया आरबीआई के द्वारा। एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट सीलिंग बढ़ाई गई, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई किए गए। एसओआरआर बेंचमार्क, एक नया बेंचमार्क जो सिक्योर मनी मार्केट ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है, और कोलैटरल फ्री लोन्स की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी, जिससे कि मनी फ्लो जो है वो मार्केट में आ सके। फिर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, मूल hunter.ai का इंट्रोडक्शन जो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए काम करता है। एथिकल एआई कमिटी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क डेवलप करती है। तो ये कुछ रीसेंट आरबीआई के इनिशिएटिव हैं। अब गाइस देखो, कुछ चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में किन चीजों को ध्यान रखना है। तो एफडीआई का गिरना और एफपीआई का वोलेटाइल होना, यानी कि अनस्टेबल है जो, ये फॉरेक्स रिजर्व को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट कर सकता है। तो हमें एफडीआई बढ़ाने की जरूरत है। ग्लोबल इवेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं आज की डेट में, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर देख लो आप, चाहे वो मिडिल ईस्ट में ये इजराइल का इशू देख लो आप, तो इन सब चीजों से
फॉरेक्स और रुपी पर इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसलिए स्टेबिलिटी बनाए रखना जरूरी है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज देखने को मिलते हैं तो रुपी को स्टेबल रखना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है पूरी चीजें, राइट। अब सुनो, फॉरेक्स रिजर्व और बैंकिंग रिफॉर्म्स, ऐसे टॉपिक गाइस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए आपको अपने बेस को मजबूत बनाना पड़ेगा, और उस बेस को मजबूत बनाने के लिए क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज इमेजिन करिए कि एक ऐसी दुनिया जो बिग बैंग के सिर्फ 400 से 650 मिलियन साल बाद एग्जिस्ट कर रही थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाए हैं जो बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखो गाइस, हम लोगों को लगता था कि गैलेक्सीज बनाने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, पर जब इस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्वेशन की तो पता लगा कि फुली डेवलप्ड गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स बिग बैंग के कुछ ही टाइम बाद बन गए। ये डिस्कवरीज कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल को बदलने पर मजबूर कर सकती है। तो क्या ये रिसर्च हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करेगी? तो लेट्स फाइंड आउट। तो ये JWST टेलीस्कोप जो है, इसने डिटेक्ट किया कि अर्ली यूनिवर्स में मैसिव यानी कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती थी जो सिर्फ 400 से 650 मिलियन साल पुरानी थी। यह गलती कैसे हुई? देखो, पहले हम समझते थे कि गैलेक्सीज के डेवलप होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन इस टेलीस्कोप ने दिखाया कि अर्ली गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन काफी एफिशिएंट थी, तेजी से होती थी। ये गैलेक्सीज काफी ज्यादा ब्राइट थी और इनका स्टार फॉर्मेशन रेट आज की गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा था। मतलब पहले गैलेक्सीज का फॉर्मेशन रेट हाई था और अब कम हो गया। मतलब समझाने की बात यह है, इनका शेप और स्ट्रक्चर काफी मैच्योर था, जो हमें सरप्राइज करता है कंपेयर टू कि अभी की गैलेक्सीज हम देखें तो। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। अब ये टेलीस्कोप ने अर्ली गैलेक्सीज के बीच में डिटेक्ट किया है एक लिटिल रेड डॉट्स। अब इनका क्या रोल था? तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो था, उसके आसपास में जो गैसेस थी उसको ये अपनी तरफ खींच लेता था, लाइट और हीट एमिट करता था, रिलीज करता था। ये एक्स्ट्रा लाइट हमारी स्टडीज में गैलेक्सीज के मासेस को ओवर एस्टिमेट कर रही थी। अब समझ आ रहा है कि इनका रोल सिर्फ लाइट जनरेट करना नहीं था, बल्कि गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में भी था। ब्लैक होल्स का गैलेक्सीज बनने के पीछे बड़ा रोल था। टेलीस्कोप की बात करें तो गाइस, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आज काफी सारी रिसर्च जो है वो पॉसिबल हो पा रही है। इसमें 6.5 मीटर वाइड प्राइमरी मिरर और इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी की वजह से हम इतनी पुरानी गैलेक्सीज के बारे में पता कर पा रहे हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखने का फायदा यह है कि अर्ली यूनिवर्स की लाइट जो ओरिजिनल विजिबल थी अब एक्सपैंड होके इंफ्रारेड बन चुकी हैं। कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे का डेटा इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें 13.8 बिलियन साल पुरानी यूनिवर्स को समझने में हेल्प करता है। अब सवाल उठता है कि इन ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट क्या होगा? तो गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के मॉडल्स को रिवाइज करना पड़ सकता है, यानी कि गैलेक्सी कैसे बनी है तो उस थ्योरी को चेंज करना पड़ेगा। स्टार फॉर्मेशन की एफिशिएंसी हायर थी पहले, जो हमें रैपिड इवोल्यूशन समझने में हेल्प करेगी। और ब्लैक होल्स की लाइट को एलिमिनेट करके डेटा एनालिसिस करने से समझ में आया कि पहले हम गैलेक्सीज मासेस को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। सो गाइज, इस टेलीस्कोप की रिसर्च ने एक नए कॉस्मोलॉजिकल डिबेट को जन्म दिया है कि क्या हमें बिग बैंग थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा या ये सब एग्जिस्टिंग मॉडल में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखते हैं अब आगे रिसर्चर्स जो है वो इसके बारे में क्या बोलेंगे। बाकी अभी के लिए तो आप ये बेसिक फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइज, आपको क्या पता है कि इंडिया के बाघ संरक्षण टाइगर कंजर्वेशन प्रयास में एक नए चैप्टर का एडिशन हुआ है, रातापानी टाइगर रिजर्व। अब ऑफिशियली भारत का 57 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
क्या बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि रातापानी टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं न्यूज की। तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब ऑफिशियली भारत का 57th टाइगर रिजर्व बन गया है। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इशू किया गया और एनटीसीए की अप्रूवल के बाद। इस रिजर्व का टोटल एरिया है 1271.4 स्क्वायर किलोमीटर का और यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व के बैकग्राउंड की और उसके महत्व की। गाइज ये विंध्या हिल्स के पास सिचुएटेड है जो अपनी बहुत ही बेहतरीन जैव विविधता के लिए फेमस है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसी एरिया में है जो इस रिजर्व को हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस देती है। यहां ड्राई और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है जिसमें टीक काफी ज्यादा मिलती है। 55% एरिया जो है वो टीक से कवर्ड है। बैम्बू और एवरग्रीन साजा फॉरेस्ट भी यहां का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ाती है। रिजर्व में 40 से ज्यादा टाइगर्स के अलावा 35 प्रजातियां हैं मैमल्स की, 33 प्रजाति हैं रेप्टाइल्स की और 14 प्रजाति हैं मछलियों की। इस रिजर्व का कोर एरिया है 763.8 स्क्वायर किलोमीटर का जो कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है और बफर एरिया है 507.6 स्क्वायर किलोमीटर का जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। गाइस रातापानी रिजर्व में काफी सारी संरक्षण टेक्निक्स यूज की जाएंगी। पहला है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मेजर्स। वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स, स्ट्रिक्ट उपाय अडॉप्ट किए जाएंगे। टाइगर्स और दूसरे वाइल्ड लाइफ के लिए सुटेबल हैबिटेट इंश्योर करेंगे और लोकल कम्युनिटीज को सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स मिलेंगी और रीजन का डेवलपमेंट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टाइगर रिजर्व बनाने की प्रोसेस क्या होती है? पहला, स्टेट गवर्नमेंट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को प्रपोज करती है एज अ टाइगर रिजर्व, किसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दो। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है जो मैनेजमेंट और हैबिटेट रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है कि भाई किस तरीके से इसको आप मैनेज करोगे, पूरी चीज उसमें लिखी होती है। फिर एनटीसीए इसको अप्रूव करते हैं, राइट, रिव्यू करने के बाद। फिर स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38V के अंडर एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करती है और लोकल लोगों के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड और इको टूरिज्म प्रमोट किए जाते हैं। तो ये टॉपिक गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है और प्रोसेस क्या होती है टाइगर रिजर्व बनाने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है उसका बेस क्या है और कैसे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर होती है? तो ये जो टॉपिक है गाइस ये इसी से रिलेटेड है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक ऐसा टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज होता क्या है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो हमारी कंट्री के 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ या डिक्लाइन को मेजर करता है। ये कोर इंडस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिलकर इंडिया की टोटल प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, आईसीआई यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इसका बेस ईयर 2011-12 है, यानी इस इंडेक्स के लिए हर कैलकुलेशन का कंपैरिजन 2011 और 12 के डेटा के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो आईसीआई यानी कि ये इंडेक्स का बेस बनाती है। पहली है कोयला, पावर जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स। तीसरा है नेचुरल गैस, एनर्जी और फर्टिलाइजर्स के लिए काम आती है। चौथी है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये इस बेस में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है 28.04%। पांचवी है फर्टिलाइजर्स, ये एग्रीकल्चर की बैकबोन है। छठवीं है स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का बेस है। सातवीं है सीमेंट, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और आठवीं है इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी हाई वेटेज है 19.85% का। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी का कंबाइंड वेटेज 45% के आसपास है, यानी अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ओवरऑल इंडेक्स भी इंप्रूव होगा, याद रखना।
अब सवाल उठता है कि ये आईसीआई इतना जरूरी क्यों है? तो गाइस, सरकार और पॉलिसी मेकर्स इसे देखकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ट्रेंड समझते हैं। कोर इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस से ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर का हेल्थ चेकअप होता है। अगर किसी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस वीक हो तो टारगेटेड पॉलिसी बनाई जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ध्यान में रखना कि हाईएस्ट वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के हैं। सेकंड हाईएस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, बेस ईयर 2011-12, और इसका मंथली डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है, राइट। और ये सारे फैक्ट्स आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब आपने सब फैक्ट्स आपको पता लगी गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख दो कमेंट बॉक्स पे। गाइस, क्या आपको पता है कि भारत का जो वेस्टर्न घाट है ये दुनिया का 8 सबसे बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है ना, उनमें से एक है। तो हम इसी वेस्टर्न घाट की खासियत के बारे में थोड़ी बात करते हैं और उसकी जैव विविधता के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो वेस्टर्न घाट कौन सी स्टेट्स में आते हैं? तो ये भारत की वेस्टर्न कोस्ट लाइन के पैरेलल है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक स्ट्रेच्ड है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है क्योंकि यहां की बायोडाइवर्सिटी काफी यूनिक है। गाइस, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए तो गलती बिल्कुल मत करना, सह्याद्री हिल्स। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहलाता है ये वेस्टर्न घाट। तो इस रीजन में काफी सारी रेयर स्पीसीज मिलती हैं जो सिर्फ यहां पाई जाती हैं। दूसरा, प्लांट, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की वैरायटीज यहां कमाल की हैं। यहां का एनवायरमेंट ट्रॉपिकल है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल में आप मालाबार, सीवेट, नीलगिरी तार, ऐसी स्पीसीज सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलती है, ध्यान रखिएगा। एक रीसेंट रिसर्च ने यह बताया कि एम्फीबियन डाइवर्सिटी, जैसे फ्रॉग और सैलेमेंडर्स होते हैं ना, वो उनको एम्फीबियंस हम बोलते हैं, तो ये यहां पर बहुत ज्यादा है। अब अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स जैसे प्लेटू और डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा होते हैं, और डिस्टर्ब्ड हैबिटेट जैसे कि पैडी फील्ड्स हो गई, यानी कि धान की खेत हो गए, और ऑर्चर्ड्स हो गई, यहां पर काफी कम मिलता है। तो ये रिसर्च हमें बताती है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन को बैलेंस नहीं किया गया तो बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट चिंता वाली बात है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा और ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बताने की। सो गाइस, देखिए आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन भी है कि आपको जो है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो अब ये 120 वर्ड में मेंशन करिएगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल के लेक्चर में ईशा ठाकुर ने, अंकित मान ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। अंकित मान ने बिल्कुल चाइना +1 इनिशिएटिव के बारे में बात करी, और बिल्कुल जैसे सिविल सर्विसेज के लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे जो है वो पूछा था कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है, इंडियन सिस्टम प्रेसिडेंशियल या इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर है, या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। याद है अपन ने ये चीज़ डिस्कस करी थी। तो ये बहुत बढ़िया लिखा कि इनका आंसर मुझे अच्छा लगा कि दोनों कंट्रीज जो है उनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, और ऑब्वियसली बात है इसलिए प्रेसिडेंट की पावर जो है वो डिफरेंट होती है। इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आते हैं। तो ये चीज़, अब देखो क्या होता है, इस प्रकार का बैलेंस आंसर आपने लिखा, वेल एंड गुड, बट एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंडिया की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए थी कि इंडिया के अंदर मतलब कि पावर का मिसयूज नहीं होता, बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंडिया में ज़्यादा है, तो थोड़ा मज़ा आता है ना। इसमें लिखा हुआ आपने, वेयर एज इन केस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड इन विच प्रेसिडेंट हैज मच डिस्क्रिशनरी पावर, बट क्वेश्चन पार्डनिंग से रिलेटेड जो था उसमें आपको थोड़ी सी इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। कभी भी कोई आप मेंस का आंसर लेंगे ना तो कंक्लूजन में इंडिया की तारीफ किया करो, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट। फिर इसके अलावा प्रिया तिवारी ने आंसर जो है वो दिया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से रेगुलरली गाइस आंसर देते जाइए और सिलेक्शन हासिल करते जाइए। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।